हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम EMRS टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे थे। उसी संदर्भ में आज ये आपकी पहली वीडियो है EMRS टीजीटी हिंदी के लिए। और EMRS पीजीटी हिंदी के लिए पहले से ही काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। टीजीटी हिंदी के संदर्भ में ये हमारी पहली वीडियो है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हिंदी गद्य विधाओं पर आधारित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ये 30 प्रश्न आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। 30 प्रश्नों के अलावा भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप भी EMRS टीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और पेपर 1 की जो हिंदी है वो भी आप यहाँ से अपना कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य की गौड़ विधाएँ हैं। ऑप्शन ए है आपका जीवनी आत्मकथा, बी यात्रावृत्त गद्य गीत, सी संस्मरण रिपोर्टाज या फिर डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आप पे जितनी भी विधाएं देख रहे हैं सभी हिंदी गद्य की गौड़ विधाएं हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। रूपक का एक भेद है। ऑप्शन ए है कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक या फिर डी निबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाटक। नाटक जो है ये रूपक का ही एक भेद होता है। प्रश्न संख्या 3 है कि मौलिक नाटकों का आरंभ किस युग से माना जाता है। ऑप्शन ए है शुक्ल युग, बी द्विवेदी युग, सी भारतेंदु युग या फिर डी शुक्लोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग। मौलिक नाटकों का आरंभ जो है वो भारतेंदु युग से ही माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है हिंदी नाटक का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावाद या प्रसाद युग या फिर डी छायावादोत्तर या प्रसादोत्तर युग। जैसा कि आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि जो छायावाद है जयशंकर प्रसाद जी उसके प्रवर्तक कहे जाते हैं और ये उसके बहुत ही प्रमुख कवि हैं, इसलिए छायावाद को प्रसाद युग भी कहा जाता है और उसके बाद का जो युग है उसे हम प्रसादोत्तर युग भी कहते हैं। इसका राइट आंसर देखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छायावाद या प्रसाद युग। इसे हिंदी नाटक का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। भारतेंदु ने किस रचना में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया। ऑप्शन ए है भारत दुर्दशा, बी अंधेर नगरी, सी पाखंड विडंबन या फिर डी भारत जननी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु द्वारा लिखा गया एक नाटक है जिसमें उन्होंने भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है। प्रश्न संख्या 6 है कि जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार थे। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए है आदर्शवादी, बी समाज सुधारक, सी ऐतिहासिक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अरुण यह मधुमय देश हमारा ये जो गीत है ये प्रसाद के किस नाटक का एक अंश है। ऑप्शन ए है ध्रुव स्वामिनी, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या फिर डी अजातशत्रु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। ये पंक्ति जो आप देख रहे हैं या गीत जो अरुण यह मधुमय देश हमारा यह आपके चंद्रगुप्त नाटक का अंश है जिसके रचनाकार हैं प्रसाद। प्रश्न संख्या 8 है आषाढ़ का एक दिन ये नाटक किसकी रचना है। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, बी कालिदास, सी भारतेंदु या फिर डी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन ये जो नाटक है इसके नाटककार हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। पन्ना धाय के चरित्र पर आधारित रामकुमार वर्मा का एकांकी नाटक था। ऑप्शन ए है बादल की मृत्यु, बी दीपदान, सी चारुमित्रा या फिर डी कौमुदी महोत्सव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपदान। जो पन्ना धाय का चरित्र है इसका वर्णन किया गया है दीपदान में और ये नाटक जो है इन्हीं के चरित्र पर आधारित है, एकांकी है रामकुमार वर्मा की। प्रश्न संख्या 10 है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। ऑप्शन है ए परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी नूतन ब्रह्मचारी या फिर डी चंद्रकांता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परीक्षा गुरु। इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के बारे में यह किसका विचार है? मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के बारे में यह किसका विचार है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका प्रेमचंद, बी प्रसाद, सी यशपाल या फिर डी जैनेन्द्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। उपन्यास के संदर्भ में यह जो विचार है, यह कथन है प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12। किस उपन्यासकार की रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? ऑप्शन ए है आपका प्रेमचंद, बी प्रसाद, सी देवकीनंदन खत्री या फिर डी बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवकीनंदन खत्री। इनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने, जिन्हें हिंदी भाषा नहीं आती थी, उन्होंने हिंदी भाषा को सीखा और इनकी रचनाओं को पढ़ा। तो देवकीनंदन खत्री की कौन सी प्रमुख रचना है जो सभी लोग जानते हैं और ज़्यादातर लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, और इस आधार पर एक नाटक भी जो है आपने सीरियल के रूप में देखा होगा। अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो प्रसिद्ध रचना देवकीनंदन खत्री की कौन सी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है जीवन की समस्याओं का चित्रण, बी मनोरंजन एवं सुधार, सी दार्शनिक चिंतन या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन एवं सुधार। जो प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकार थे, उनका मूल उद्देश्य जो है वो मनोरंजन और सुधार का ही था। प्रश्न संख्या 14 है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई? ऑप्शन ए है आपका सेवा सदन, बी गोदान, सी रंगभूमि और डी प्रेमाश्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदान। प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है उसे औपन्यासिक महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15। इरावती किसका अपूर्ण उपन्यास है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र, सी प्रसाद या फिर डी देवकीनंदन खत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है इरावती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रथम सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास तथा उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन सी रतिनाथ की चाची नागार्जुन और ऑप्शन डी है जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। प्रथम सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को माना जाता है और इसके उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फ्रेंड्स, जल्दी हम आगे आने वाली वीडियो में जो है इस उपन्यास को भी पढ़ेंगे। ये उपन्यास जो है हिंदी संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैला आंचल। और आप इसे शुरू में पढ़ेंगे तो आपको रोचकता बिल्कुल महसूस नहीं होगी, आपको ऐसा बोरिंग लगेगा। लेकिन जब आप इसे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब हम चीज़ों को सिर्फ अकेले पढ़ते हैं तो हो सकता है कभी कभी हम उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब उसी कहानी या उसी उपन्यास के बारे में जब हम दूसरों से सुनते हैं तो उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं और चीज़ें हमारी समझ में भी आती हैं और ज़्यादा समय तक याद भी रहती हैं। तो इसलिए मैला आंचल उपन्यास को जल्दी आगे आने वाली वीडियो में हम इसे स्टार्ट करेंगे और छोटे छोटे पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास और उसके रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है व्यतीत जैनेन्द्र, बी दिव्या यशपाल, सी शेखर एक जीवनी अज्ञेय या फिर डी झरोखे भीष्म साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेखर एक जीवनी, इसके लेखक हैं अज्ञेय। देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। अंग्रेजों ने किसकी और कौन सी रचना प्रतिबंधित की? ऑप्शन ए है प्रेमचंद सोजे वतन, ऑप्शन बी रांगे राघव बंदूक और बीन, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह दिल्ली दूर है या फिर ऑप्शन डी इलाचंद जोशी निर्वासित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद सोजे वतन। सोजे वतन जो है प्रेमचंद की रचना थी और इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था और प्रतिबंधित कर लिया था। प्रश्न संख्या 19 है। हिंदी में मौलिक कहानी किस पत्रिका के संपादन के साथ लिखी गई? ऑप्शन ए है ब्राह्मण पत्रिका, बी हंस पत्रिका, सी सरस्वती पत्रिका या फिर डी मर्यादा पत्रिका।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती पत्रिका। हिंदी में जो मौलिक कहानी है वो सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ ही लिखी गई। प्रश्न संख्या 20 है कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी तथा कहानीकार का नाम क्या है। ऑप्शन ए है पंच परमेश्वर प्रेमचंद, बी आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी तीर्थ यात्रा सुदर्शन, या फिर ऑप्शन डी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था, जिसके कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसे सर्वश्रेष्ठ कहानी और कहानीकार का ये मतलब इसे माना जाता है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21। जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है वर्ष 1900, ऑप्शन बी वर्ष 1912, ऑप्शन सी वर्ष 1907, या फिर डी वर्ष 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912। 1912 में जयशंकर प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह जो है वो प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 22 है कि कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। कहानी के संदर्भ में ये जो कथन है वो किसका है कि कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र, सी प्रसाद, या फिर डी राय कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का ये कथन है कि कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण, ऑप्शन बी भाषा शैली के नवीन प्रयोग, ऑप्शन सी मनोरंजन की प्रमुखता, या फिर ऑप्शन डी नैतिक मूल्यों का आग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण। ये जो है आधुनिक की कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 24। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, या फिर डी आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह। नामवर सिंह का ये कथन है कि नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। ये सारे प्रश्न जो हैं फ्रेंड्स ये आपके ये हमारे टीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी अगर आप किसी अन्य हिंदी संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है, ऐसा किसने कहा है। ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है ये गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। ललित शैली में लेखन कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है भारतेंदु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जो है ललित शैली में लेखन कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं। ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर सी अध्यापक पूर्ण सिंह, या फिर डी ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन आप लास्ट में देख रहे हैं ए और सी, यहाँ पे ए और सी नहीं ए और बी रहेगा, और इसका राइट आंसर भी होगा ए और बी दोनों। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये दोनों ही निबंधकार जो हैं वो द्विवेदी युग से संबंधित हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। निबंध विधा का पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए भारतेंदु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। निबंध विधा का पितामह कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल को। प्रश्न संख्या 29 है कि शरीर के अंगों पर आधारित निबंधों के रचनाकार थे। ऑप्शन ए भारतेंदु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, या फिर डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रताप नारायण मिश्र। ये जो है इन्होंने शरीर के अंगों पर आधारित बहुत सारे निबंध लिखे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। किस निबंधकार को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है। ऑप्शन ए है भारतेंदु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी विद्यानिवास मिश्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल।
रामचंद्र शुक्ल को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है और इनके लिखे गए निबंध काफ़ी प्रसिद्ध हैं और अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा जो कि हिंदी गद्य विधाओं पर आधारित थे और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। आगे हम ऐसे प्रश्नों को आगे आने वाली वीडियोस में देखते रहेंगे और जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे मैला आंचल उपन्यास, जो कि थोड़े थोड़े पार्ट में कर हम पढ़ेंगे ताकि वो आपको आसानी से समझ में आए, उसके पात्र समझ में आए, उसके जो प्रमुख पंक्तियाँ वो आपको याद हो पाएँ और आपके लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।